ऑडियो 3 पुस्तक का नाम मानवीय क्षमता असीम अप्रत्याशित। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जितना समझते हैं उससे अधिक समझें। मॉस्को रूस की एक अधेड़ महिला मिखाइलोवा सिर्फ घड़ी की ओर देखकर उसका चलना रोक सकती थी। वह मेज पर रखे बर्तनों और भोज्य पदार्थों को भी खिसका सकती थी। दिशा सूचक यंत्र कंपास की सुई, जो केवल चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक फील्ड से ही प्रभावित होती है, उसे भी अपनी इस शक्ति से घुमा देती थी। रूसी मॉस्कोवास्काया समाचार पत्र ने इस महिला की गहरी ध्यान शक्ति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि मनुष्य के मन में वस्तुतः विज्ञान से परे विलक्षण शक्तियां विद्यमान हैं। उनका विकास करके वर्तमान वैज्ञानिक उपकरणों को ही नहीं पछाड़ा जा सकता, वरन मानव से संबंधित गहन आध्यात्मिक तथ्यों का भी पता लगाया जा सकता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान लुई जकालियट, जो भारतवर्ष में बहुत दिन रहे और योग विद्या का गहन अन्वेषण किया, उन्होंने गोविंद स्वामी नामक एक दक्षिण योगी के संबंध में लिखा है, पानी से भरे हुए घड़े को वह दूर बैठकर अपनी मानसिक या दैवी शक्ति से आगे पीछे और ऊपर हवा में उठा देता था। उसके आदेश पर जल से भरा हुआ घड़ा भी अधर में लटक जाता हुआ मैंने देखा है। भारतीय योगियों के इन विलक्षण कर्तव्यों को कई लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, पर मुझे उस कौतूहल के पीछे किसी बड़े रहस्य की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मनुष्य के मन में वह शक्तियां हैं जिनका विकास यदि किया जा सके तो मनुष्य जीवन के अनेक दार्शनिक सत्यों का रहस्य जाना जा सकता है। वैज्ञानिक और डॉक्टर भी यह मानते हैं कि शरीर में इंद्रियों की चेतना भी अस्थायी महत्व की है। स्थायी रूप से दृष्टि, श्रवण, घ्राण, प्रेरक और संवेदन सभी क्षमताएं मस्तिष्क में विद्यमान हैं। थैलामस नामक एक पिंडली गैंग्लियन भीतरी मस्तिष्क में होती है, जो सिर के केंद्र में अवस्थित है। यही स्थान सभी तन्मात्राओं के ठहरने का स्थान, स्टेशन है। यहीं से पीनियल ग्रंथि निकलती है, जो देखने का काम करती है। पीनियल ग्लैंड को तीसरा नेत्र भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और सुषुम्ना शीर्षक मेडुला ऑफ ऑब्लोगाटा, जो शरीर के संपूर्ण अवयवों का नियंत्रण करती है, वे सभी भी मन से ही संबंधित है। मस्तिष्क का यदि यह केंद्र काट दिया जाए तो शरीर के अन्य सब संस्थान बेकार हो जाएंगे। विज्ञान और शरीर रचना शास्त्र, एनाटॉमी की उपरोक्त आधुनिक जानकारियों का यद्यपि काफी विस्तार हो चुका है, किंतु योग पद्धति और भारतीय तत्व दर्शन की जानकारी की तुलना में यह उपलब्धियां समुद्र में एक बूंद की तरह हैं। भारतीय तत्ववेताओं ने मन को सर्वशक्तिमय इंद्रियातीत ज्ञान का आधार और अनंत परब्रह्म का ही लघु रूप माना है। मन की शक्तियों को ही ब्रह्म में तादात्म्य कर देने से हाड़ मास का मनुष्य भगवान हो जाता है। उसकी शक्तियों का आश्चर्यजनक और चमत्कारिक विकास इसी अवस्था पर होता है। 5 अक्टूबर 1950 को लंदन में एक भारतीय महिला शकुंतला देवी, जिन्हें गणित की जादूगरनी विजार्ड ऑफ मैथमेटिक कहा जाता है, टेलीविजन पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी। तभी एक सज्जन ने उन्हें एक गणित का प्रश्न हल करने को कहा। बिना एक क्षण का विलंब किए उन्होंने कहा, यह प्रश्न गलत है। यह प्रश्न ब्रिटेन के बड़े बड़े गणितचार्यों ने तैयार किया था, इसलिए सब लोग एकदम आश्चर्य में डूब गए। प्रश्न गलत कैसे हो सकता है? बीबीसी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ने प्रश्न की जांच कराई तो वह विस्मित रह गया कि प्रश्न सचमुच गलत है। उसने यह भी माना कि हम जितना समझ पाए हैं, मन की शक्ति और सामर्थ्य उससे बहुत अधिक है। बौद्धिक क्षमताओं का भंडार। सन 1722 में जापान के मुसाशी प्रांत में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया हनावा होकीची। दुर्भाग्यवश यह बालक, जबकि वह कुल 7 वर्ष का ही था, अंधा हो गया। फिर भी उसने पढ़ा, सुनकर पढ़ा और अपनी प्रतिभा का इतना अधिक विकास किया कि वह संसार के प्रमुख विद्वानों की श्रेणी में जा पहुंचा। उसकी स्मरण शक्ति को दैवी स्मरण शक्ति की उपमा दी जाती है और 94 वर्ष की आयु तक अध्यापन करने वाले इस महापंडित के बारे में कहा जाता है कि वह 4 लाख हस्तलिपि की सूची तैयार करा सकता था। इन सूची पत्रों से, जिन्हें उसे केवल एक बार ही पढ़कर सुनाया गया था, उसने मुंशी रिंजू नामक एक 2820 खंड की पुस्तक तैयार की। 1910 में इस पुस्तक का दूसरा संस्करण छपा था। जापान के लोगों ने बड़े सम्मान के साथ अपने घरों में इसे रखा है। ग्रीक में ऐसा ही एक व्यक्ति हुआ है, पारेसन।
उसने मिल्टन की सारी कृतियों को रट लिया था और उन्हें न केवल पेज नंबर 1 से लेकर 2, 3, 4 को सुनाता जा सकता था, वरन पीछे से अर्थात पेज नंबर 100 से 99, 98, 97 की ओर भी सुनाता चला जा सकता था। विलक्षण स्मृति का एक उदाहरण है गम्बेटा, जो श्रीमती रूथ की पुस्तक का एक एक शब्द पीछे से सुना सकता था। विक्टर ह्यूगो और साहित्यकार ओसियन की पुस्तकें भी केवल एक बार पढ़कर उसने दोबारा पीछे बोलकर सुना दी। लोग आश्चर्य किया करते थे और कहते थे कि गम्बेटा के मस्तिष्क में टेप की तरह कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पट्टी है जिसमें उसका पढ़ा हुआ एक एक अक्षर रिकॉर्ड हो जाता है, वह भी केवल एक बार पढ़ने से, जबकि साधारण व्यक्ति के लिए पुस्तक का एक एक अनुच्छेद ही कंठस्थ करना कठिन हो जाता है। म्यूनिच की राष्ट्रीय लाइब्रेरी के संचालक जोसेफ बर्नहार्ड डंकन अपनी सहायता के लिए विभिन्न भाषाओं के सचिव रखते थे। सभी 9 सचिवों को एक साथ बैठाकर 9 भाषाओं पर 9 विभिन्न विषयों पर ऑफिशियल कार्यवाही या और जो कुछ भी नोट कराना होता था नोट कराते चले जाते थे। इतना ही नहीं, बाइबिल उन्हें पूर्णतया कंठाग्र थी और आगे पीछे कहीं से भी कोई भी पेज खोलकर उनसे पूछा जाता तो वहां से आगे का अंश धड़ल्ले से बोलने लगते थे। भाषा और ज्ञान की तौल होती तो उनके मस्तिष्क का वजन करना कठिन हो जाता, ऐसा लोग कहा करते थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी की करोड़ों पुस्तकें उनके मस्तिष्क में थीं, यहाँ तक कि रखने का स्थान तक उन्हें मालूम रहता था। 1767 में जन्मे प्रसिद्ध जर्मनी कवि, लेखक, राजनीतिज्ञ नवाब कार्ल विल्हेम वन हम्बोल्ट का विवाह 38 वर्ष की अवस्था में एक बहुत ही गुणवान स्त्री कैरोलिन वॉन डेक्रोडेन के साथ हुआ। विवाह के बाद से ही उसने अपनी प्रिय पत्नी के सम्मान में प्रतिदिन 100 पंक्तियों की कविता लिखना प्रारंभ किया और यह क्रम पूरे 44 वर्ष तक, जब तक वह जिया, जारी रखा। 6 वर्ष का जीवन हाबोल्ट ने विधुर का बिताया। इस बीच वह प्रतिदिन अपनी स्त्री के मजार पर और 100 पंक्तियां लिखने का क्रम जारी किए रहा। तमाम जीवन में उसने 16,06,000 पंक्तियां लिखी। इतनी कविताओं की पंक्तियां यदि छपाई जाए तो अखंड ज्योति साइज के 5577 फरमे अर्थात 44,616 पेज के बराबर मोटी पुस्तक बैठेगी। इस मोटाई का अनुमान लगाना हो तो अखंड ज्योति के 58 वर्ष 1 माह के समस्त अंकों को एक के ऊपर एक को चुनना होगा। यह ऊंचाई लगभग 25 फुट बैठेगी, जबकि कविताओं में कोई भी पंक्ति दोबारा उपयोग में नहीं लाई गई। एक बार फ्रांस की एक अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ। अपराधी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तथापि उसकी पैरवी करने वालों ने सुप्रसिद्ध अटॉर्नी लुइस बर्नार्ड को अपना वकील चुनकर मुकदमा लड़ा। सैनिक अदालत से उसे सजा हो गई। अटॉर्नी ने अदालत से याचना की कि उसे मुकदमा राजा के सामने ले जाना है, अतएव सजा 5 दिन के लिए रोक दी जाए, क्योंकि राजा 5 दिन के लिए बाहर थे। अदालत ने यह बात अस्वीकार कर दी। अटॉर्नी ने उस पर तर्क करने की आज्ञा मांगी और वह मिल गई। उसने अपना तर्क जूरी के सामने लगातार 120 घंटे तक अर्थात पूरे 5 दिन 5 रात तक जारी रखा। इस बीच उसने कानून शास्त्र के दुनिया भर के पन्ने जबानी अदालत के सामने रखकर अपनी आश्चर्यजनक बौद्धिक क्षमता का सिक्का जमा दिया। संभव है वह और भी बोलता, पर इसी बीच राजा साहब आ गए और इस प्रकार उन्हें महाराज के सामने पेश होने का समय भी मिल गया और इसी बिना पर क्षमादान भी। कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ अमेरिका जा रहे थे, तब एक दिन जहाज में 2 अंग्रेजों में झगड़ा हो गया। उनका मुकदमा पेश हुआ और गवाह मांगा गया तो दोनों ने इन साधु की उपस्थिति की बात कही। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे यह तो मालूम नहीं कि गलती किसकी है, पर उन्होंने अपनी अपनी भाषा में जो कुछ कहा था वह उन्होंने हूबहू वही शब्द उसी टोन में सुना दिया। परमा इटली में इसी प्रकार सन 1464 में फ्रांसिस्को मेरिया ग्रापाल्डो नामक व्यक्ति पैदा हुआ। इस व्यक्ति की विचित्र विशेषता यह थी कि वह एक ही समय में अपने हाथों से एक कॉपी के दोनों ओर के पेजों पर अलग अलग कविताएं लिखता हुआ चला जाता था। लोग कहते थे कि ग्रापाल्डो के 2 मस्तिष्क हैं। अब तो विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है। मस्तिष्क दाएं बाएं 2 भागों में विभक्त है, दोनों अलग अलग काम करते रहने में सक्षम हैं। इतने पर भी इस रहस्य पर पर्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है कि मस्तिष्क की यह विलक्षण विशेषताएं क्या केवल मात्र स्वाध्याय, शिक्षण और अभ्यास का ही परिणाम है, अथवा मस्तिष्क में निवास करने वाले किसी अलौकिक आध्यात्मिक तत्व की यह विशेषताएं हैं? इसका उत्तर खोजने के लिए किसी सैद्धांतिक विवेचन के पूर्व कुछ उदाहरण जान लेना आवश्यक है। पहला, 1724 में
स्कॉटलैंड में डंगन मैक इंटायर नामक व्यक्ति जन्मा। वह स्कॉटलैंड का इतना बड़ा कवि माना जाता था जितना भारत में सूर और तुलसी। इतना होते हुए भी वह ना तो लिख सकता था और ना ही पढ़ सकता था, क्योंकि उसने कहीं से भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की थी। दूसरा, होमर और सुकरात न केवल संत थे वरन कबीर की तरह कवि और साहित्यकार भी थे। कबीर ने कलम और कागज नहीं छुआ था और उनकी लिखी उलटवासियां तथा पद आज MA BA की पुस्तकों में पढ़ाए जाते हैं। अपनी मस्तिष्कीय सृजन वे मस्तिष्क में ही लिख कर रखते थे, कागज कलम से तो उसे औरों ने लिखा। कैंटरबरी के पादरी टॉमस फ्रेमर ने 3 महीने में पूरी बाइबिल पढ़कर कंठस्थ कर ली थी, पर होमर और सुकरात ने तो ना कभी पढ़ा था और ना लिखा था। यह इस बात का प्रमाण है कि बौद्धिक क्षमताओं का आधार शैक्षणिक ज्ञान नहीं वरन कोई मस्तिष्कीय अध्यात्म का प्रतिफल है। उस शक्ति का विकास केवल आध्यात्मिक साधनाओं में क्रियाओं पर आधारित है, मात्र अक्षर अभ्यास पर नहीं। भारतीय योग दर्शन जिस ऋतंभरा प्रज्ञा की बात कहता है और बताता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य और विभिन्न योग साधनाओं द्वारा अपनी बौद्धिक सक्षमता और सूक्ष्मता इतनी अधिक बढ़ा सकता है कि वह न केवल ऊपर जैसी विलक्षण क्षमताओं और सिद्धियों का सहज ही स्वामी बन सकता है, वरन वह हर किसी के मन की बात जान सकता है, भूत और भविष्य को इस प्रकार जान सकता है मानो वह वर्तमान में आंखों के सम्मुख घटित हो रहा हो। कंप्यूटर मशीन संगणक को आज बड़ी आश्चर्य की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु मन की शक्ति की तुलना में उनका मूल्य और महत्व एक कौड़ी से अधिक नहीं है। यह लोगों ने तब जाना जब श्रीमती शकुंतला देवी से एक सज्जन ने पूछा 8 फरवरी 1936 को रविवार था या शनिवार। कोई और व्यक्ति होता तो इतनी गणना कैलकुलेशन करने में उसे पूरे 2 घंटे लगते, कंप्यूटर भी 10-15 सेकंड तो लेता ही, किंतु शकुंतला जी को बताते 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। शकुंतला देवी बंगलौर के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी। अन्नामलाई विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री BS शास्त्री ने उन्हें जीते जागते आश्चर्य का विशेषण दिया है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिद्वंदिता 20,000 पाउंड मूल्य के संगणक कंप्यूटर से हुई। यह कंप्यूटर विद्युत चालित था और उसका ऑपरेशन प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री RG स्मार्ट और वेरी थार्नटन कर रहे थे, किंतु जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता था शकुंतला उसका उत्तर दे देती थी, जबकि मशीन के उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। शकुंतला के उत्तर 100% सही पाकर वह सब चौंक पड़े और कहने लगे, सचमुच मन में ऐसी कोई विलक्षण क्षमता है जिसका विकास भारतीय योग पद्धति से करके मनुष्य सर्वज्ञ बन सकता है। शकुंतला जी अब तक 42 अंकों की संख्याओं का 20वां रूट वर्गमूल तक निकालने में सफल हुई हैं। यह गणित जगत के लिए लोहा मनवाने जैसी बात है, किंतु शकुंतला जी की मान्यता है कि यह विकेंद्रित मन की साधारण सी शक्ति है। मन की नापतोल करना कठिन है, वह एक सर्वसमर्थ तत्व जैसा कुछ है। इन्हीं बातों को देखकर ही वैज्ञानिक शरीर में आत्मा जैसी किसी सर्वव्यापक शक्ति के अस्तित्व की बात स्वीकार करने लगे हैं, भले ही अभी उसका विस्तृत अध्ययन वे लोग ना कर पाए हों। अमेरिका के एक दिल बदल विशेषज्ञ डॉक्टर MD कूले ने चार्लोट्सविल वर्जीनिया में डॉक्टरी का अध्ययन करने वाले सैकड़ों छात्रों के सामने बोलते हुए बताया कि मनुष्य की आत्मा का वास मस्तिष्क में है। उन्होंने मृत्यु के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि मृत्यु एक अकेली घटना नहीं बल्कि वह एक प्रक्रिया है और वह मस्तिष्क के मरने के बाद आरंभ होती है। शरीर के कई अंग जैसे दिल तो मृत्यु के कई मिनट बाद तक जीवित रह सकता है, किंतु मस्तिष्क के अणुओं की चेतना समाप्त होते ही मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। इस बात को हमारे पितामह ऋषि और योगी काफी समय पूर्व जान गए थे। समाधि अवस्था में आत्म चेतना को ब्रह्मांड खोपड़ी में चढ़ाकर बिना सांस लिए कहीं भी दबे पड़े रहने के अनेक प्रयोग भारत में हुए हैं। उनका कहीं अन्यत्र वर्णन करेंगे। यहाँ डॉक्टर MD कूले की बात का समर्थन करते हुए यदि यह कहा जाए कि मनुष्य शरीर के प्रत्येक सेल के अंदर जो चेतना है उस सामूहिक प्रक्रिया का ही नाम मन या जीवन है और उसमें सर्वव्यापकता सर्वज्ञता जैसे विलक्षण गुण भी विद्यमान है। फ्रैंक रेंस दुनिया की भाषाओं से पूर्णतया अनभिज्ञ थे, किंतु आप दुनिया की कोई भी भाषा किसी भी लहजे में बोलें, बिना 1 सेकंड का अंतर किए वही शब्द उसी लहजे में आपके साथ बोलते चले जाते। ओठों की फड़कन देखकर भी कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता
कि वह व्यक्ति क्या बोलेगा। फिर यदि उस भाषा का ज्ञान ना हो जिसमें वक्ता बोले, तब तो वह जो कहेगा इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और आप चाहे पीठ फेरकर खड़े हो जाएं या बीच में पर्दा लगाकर फ्रैंक रेंस आपके साथ ही उन शब्दों को दोहराते हुए कोइंसिडेंस चले जाते। देखने में ऐसा लगता जैसे एक ही ग्रामोफोन से दो लाउड स्पीकरों का संबंध हो। टेलीविजन के कुछ कार्यक्रमों में वक्ता बोलने के साथ गाने भी लगे तो श्री फ्रैंक रेंस ने उसी तान और स्वर में गा भी दिया। एक बार विख्यात हास्य अभिनेता जेनी ल्यूविस ने एक कार्यक्रम संचालित किया। उसमें लोलो ब्रिगिडा ने भी भाग लिया। उक्त महिला कई भाषाएं बोल सकती थी। फ्रैंक रेंस उन सब भाषाओं को दोहराते गए। लोलो ब्रिगिडा ने कुछ बनावटी शब्द जिनका ना तो कोई अर्थ हो ना किसी भाषा के हों बोलना प्रारंभ किया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि फ्रैंक रेंस वह शब्द भी उसी तरह स्वर मिलाकर बोलता चला जा रहा था। दूसरा अमुक शब्द बोलेगा, इसकी इंद्रियातीत जानकारी फ्रैंक को क्यों हो जाती थी। भाषा न जानने पर भी वह अनजाने शब्द किस तरह बोल लेता था। ये दो विलक्षण आश्चर्य हैं जिनकी व्याख्या करने में डॉक्टर, वैज्ञानिक और अनेक विशेषज्ञ भी असफल रहे हैं। फ्रैंक रेंस कहते थे, मैं स्वयं भी नहीं जानता कि इस विलक्षण शक्ति का स्रोत क्या है, पर यह भारतीय तत्ववेत्ताओं और सिद्ध पुरुषों के लिए बहुत छोटी सी बात है। मन की एक धारा का विकास इस सामर्थ्य का आधार है और कुछ हो या ना हो, पर इससे इतना तो सिद्ध हो ही जाता है कि मन में कोई ऐसी अज्ञात शक्ति अवश्य है जो दूसरों के मन में जो कुछ है और जो कुछ नहीं भी है वह सब जान सकती है। मन में ऐसी ऐसी असंख्य सामर्थ्यों का भंडार छुपा हुआ है। मन ही सब सिद्धियों का साधन है। मन ही भगवान है। मन का पूर्ण विकास ही एक दिन मनुष्य को अनंत सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी बना देता है, पर इसके लिए गहन संयम, साधना और तपश्चर्या के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मन की शक्ति अव्याख्येय पदार्थ को शक्ति के रूप में अब मान्यता मिल चुकी है और यह विज्ञान के प्रारंभिक विद्यार्थियों को तो नहीं पर मूर्धन्य स्तर पर यह स्वीकार्य है कि यह विश्व एक शक्ति की दो धाराएं माना जाता रहा है। उसी परंपरा के अनुसार एक को भौतिक और दूसरी को प्राणिज माना गया है। दोनों आपस में पूरी तरह गुथी हुई हैं, इसलिए जड़ में चेतन का और चेतन में जड़ का आभास होता है। वस्तुतः वे दोनों ज्वार भाटे की तरह लहरों के मूल और ऊर्ध्व में निचाई ऊंचाई का अंतर दिखने की तरह हैं और एक अविच्छिन्न युग्म बनाती हैं। यद्यपि उन दोनों की व्याख्या अलग अलग रूपों में भी की जा सकती है और उनके गुण धर्म पृथक बताए जा सकते हैं। एक को जड़, दूसरे को चेतन कहा जा सकता है। इसी विभेद की चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में परा और अपरा प्रकृति के रूप में मिलती है। मस्तिष्क विद्या के मनोविज्ञान के आचार्य न्यूरोलॉजी, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी आदि के संदर्भ में मस्तिष्कीय कोशों और केंद्रों की दिलचस्प चर्चा करते हैं। उनकी दृष्टि में वे कोश ही अपने आप में पूर्ण हैं। यदि यही ठीक होता तो मृत्यु के उपरांत भी उन कोशों की क्षमता उसी रूप में या अन्य किसी रूप में बनी रहनी चाहिए थी, पर वैसा होता नहीं। इससे प्रकट है कि इन कोशों में मन तत्व भरा हुआ है। जीवित अवस्था में वह इन कोशों के साथ अतीव सघनता के साथ घुला रहता है। जब इन दोनों का अलगाव हो जाता है तो उस मृत्यु की स्थिति में मस्तिष्क के चमत्कारी कोश सड़ी गली श्लेष्मा भर बनकर रह जाते हैं। मनोशास्त्र के यशस्वी शोधकर्ता कार्ल गुस्ताव युंग ने लिखा है, मनुष्य के चेतन और अचेतन के बीच की श्रृंखला बहुत दुर्बल हो गई है। यदि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके तो प्रतीत होगा कि व्यक्ति की परिधि छोटे से शरीर तक सीमित नहीं, वरन वह अत्यधिक विस्तृत है। हम हवा के सुविस्तृत आयाम में सांस लेते और छोड़ते हैं। उसी प्रकार विश्वव्यापी चेतन और अचेतन की संयुक्त सत्ता के समुद्र में ही हम अपना व्यक्तित्व पानी के बुलबुले की तरह बनाते बिगाड़ते रहते हैं। जैसे हमारी अपनी कुछ रुचियां, प्रवृत्तियां और आकांक्षाएं हैं, उसी प्रकार विश्वव्यापी चेतना की धाराएं भी किन्हीं उद्देश्यपूर्ण दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। गेरल्ड हार्ड ने आइसोटोप ट्रेलर्स के संबंध में हुई नवीनतम शोध कार्य की चर्चा करते हुए कहा है कि जीव विज्ञान अब हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि शरीर की कोशिकाओं और परमाणुओं पर मन शक्ति का असाधारण नियंत्रण है। चेतन और अचेतन के रूप में जिन दो धाराओं की विवेचना की जाती है, वस्तुतः
वे दोनों मिलकर एक पूर्ण मन शक्ति का निर्माण करती हैं। यह मन चेतना सहज ही नहीं मरती, वरन एक ओर तो वंशानुक्रम विधि के अनुसार गतिशील रहती है, दूसरी ओर मरणोत्तर जीवन के साथ होने वाले परिवर्तनों के रूप में उसका अस्तित्व अग्रगामी होता है। मन चेतना का पूर्ण मरण पिछले दिनों संभव माना जाता रहा है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने ही वाले हैं कि चेतना अमर है और उसका पूर्ण विनाश उसी तरह संभव नहीं जिस प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों का। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री पियरे दी कामते टू नाउ ने विज्ञान और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए लिखा है, अब हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य में अपनी ऐसी चेतना का अस्तित्व मौजूद है जिसे आत्मा कहा जा सके। यह आत्मा विश्वात्मा के साथ पूरी तरह संबद्ध है। उसे पोषण इस विश्वात्मा से ही मिलता है। चूंकि विश्व चेतना अमर है, इसलिए उसकी इकाई आत्मा को भी अमर ही होना चाहिए। ह्यूमन डेस्टिनी ग्रंथ में लेखक लेकोम्ते टू नाउ ने जीव सत्ता की स्वतंत्र व्याख्या अगले कुछ ही दिनों में प्रचलित विज्ञान मान्यताओं के आधार पर ही की जा सकने की संभावना व्यक्त की है और कहा है कि हम इस दिशा में क्रमशः अधिक द्रुत गति से बढ़ रहे हैं। प्राणी का अहम उसके स्वतंत्र अस्तित्व का सृजन करता है और जब तक वह बना रहता है तब तक उसकी अंतिम मृत्यु नहीं हो सकती। स्वल्प एवं स्थिति का परिवर्तन होता रह सकता है। इस अहम ईगो सत्ता का स्वल्प निर्धारण अब इलेक्ट्रोडायनेमिक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रमाणित किया जाने लगा है। इस व्याख्या के अनुसार यह मानने में कठिनाई नहीं होती कि जीव सत्ता जन्म मरण के चक्र में घूमती हुई अपनी आकृति प्रकृति में हेर फेर करती रहकर भी अपनी मूल सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रह सकती है। द सूट्स ऑफ कोइंसिडेंस ग्रंथ के लेखक महामनीषी आर्थर कोइंसिडेंस ने जीव सत्ता के आयाम को स्वीकार किया है और कहा है कि प्राणी सत्ता की विशेषता को सर्वथा आणविक या रासायनिक नहीं ठहराया जा सकता। यू डू टेक इट विद यू के लेखक डेविड बिलर भी इस बात से सहमत हैं कि मस्तिष्कीय कोशों को प्रभावित करने वाली एक अतिरिक्त चेतना का उसी क्षेत्र में घुला मिला किंतु स्वतंत्र अस्तित्व है। मृत्यु के उपरांत प्राणी की चेतना शक्ति उसी प्रकार बची रह सकती है जैसे कि अणुगुच्छक का एक पदार्थ से टूट बिखर कर किसी अन्य रूप में परिणत होते रहते हैं। शक्ति के समुद्र इस विश्व में प्राणियों की सत्ता बुलबुलों की तरह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाती है, विकसित करती है तो समय अनुसार अपने मूल उद्गम में लीन हो जाती है। जड़ चेतन मिश्रित इस शक्ति सागर को यदि अलग से कहना आवश्यक हो तो एक को प्रकृति और दूसरे को पुरुष कह सकते हैं। अपने समय के मूर्धन्य खगोलवेत्ता डॉक्टर गुस्ताव स्ट्रोमबर्ग की पुस्तक द सोल ऑफ यूनिवर्स में जीवन क्या है, विशेषतया मनुष्य क्या है, इस प्रश्न पर प्रस्तुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मार्मिक समीक्षा की है। वे विज्ञान से पूछते हैं, क्या मनुष्य ब्रह्मांड की कुछ धूलि का ताप और रासायनिक घटकों की औंधी सीधी क्रिया प्रक्रिया मात्र है? क्या वे प्रकृति के किसी अनिश्चित क्रिया के अवशेष उच्छिष्ट से बना खिलौना मात्र है? क्या वस्तुतः लक्ष्यहीन अर्थहीन बेतु का राग मात्र है? क्या उसकी सत्ता आणविक और रासायनिक हलचलों के बनने बिगड़ने वाले संयोगों की परिधि तक ही सीमित है अथवा वह इससे आगे भी कुछ है? उन प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करने के लिए स्ट्रोमबर्ग ने तत्कालीन विज्ञान की दार्शनिक विवेचना करने वाले मनीषियों से भी परामर्श किया। उन्होंने इस संबंध में F.R. मोस्टन, वास्टर एडम्स, आर्थर एडिंगटन, थॉमस हेट मार्गन, जॉन बुदिन, कारेल हजर, O.L. स्पोसलर आदि प्रख्यात मनीषियों के सामने अपना अंतर्द्वंद रखा और जानना चाहा कि विज्ञान सम्मत दर्शन द्वारा मानव चेतना की इतनी ही व्याख्या हो सकती है जितनी कि वह अब तक की गई है अथवा उससे आगे भी कुछ सोचा जा सकता है। अपनी जिज्ञासा, तुष्टि, कठिनाई, समीक्षा और विवेचना का एक विचारणीय स्वरूप स्ट्रोमबर्ग के द सोल ऑफ यूनिवर्स ग्रंथ में है। इस पुस्तिका की भूमिका लिखते हुए आइंस्टीन ने प्रस्तुत जिज्ञासा को युग चिंतकों के सामने अति महत्वपूर्ण चुनौती माना है और कहा है कि हमें किन्हीं पूर्वाग्रहों से प्रभावित हुए बिना संभावित सत्य के आधार पर ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। फ्रायड ने प्रेरणाओं का प्रधान स्रोत काम को माना था और उसकी व्याख्या सेक्स के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने अपने ही जीवन में यौन लिप्सा को आगे बढ़ाकर कामना, इच्छा तथा वासना तक पहुंचा दिया।
इसके बाद जुंग और एडलर ने उस काम वृत्ति की व्याख्या काम अध्यात्म के रूप में की और उसे आनंद उल्लास की सहज सुलभ प्रवृत्ति के साथ जोड़ दिया। जुंग का कथन है कि आत्मा की अमरता को यद्यपि अभी भी प्रयोगशालाओं में सिद्ध नहीं किया जा सका, फिर भी ऐसी अगणित अनुभूतियां मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि आदमी मरण धर्म नहीं है, वह मौत के बाद भी जीवित रहता है। मनन शास्त्र का विकास क्रमिक गति से आगे बढ़ा है। आरंभ में विज्ञान ने एक जागृत चेतन मन को स्वीकारा था, पीछे अचेतन मन की खोज की गई। इस अचेतन की भी कई शाखा प्रशाखाएं खोजी गई। सब कॉन्शियस, अर्धचेतन और रेशियल अनकॉन्शियस, जातीय अचेतन, इसकी प्रमुख धाराएं इन दिनों सर्वविदित हैं। फ्रायड की कल्पना पर सुपर ईगो, उच्चतर अहम और सेंसर अंकुश तथ्य छाए रहे। इन्होंने इसी परिधि में मनन शास्त्र की संरचना की है। तब से अब तक पानी बहुत आगे बह गया और मनोविज्ञान ने कितने ही नए नए रहस्यों का उद्घाटन किया। जर्मनी के मनन शास्त्री हैंसा वेंडर ने अतीन्द्रिय क्षमता के अनेकों प्रमाण संग्रह करके ये सिद्ध किया है कि मनुष्य की सूक्ष्म सत्ता उससे कहीं अधिक संभावनाओं से भरी पूरी है, जैसी कि अब तक जानी जा सकी है। टेलीपैथी के शोधकर्ता रेने वार्कोलियर ने मनन चेतना को ज्ञात भौतिकी से ऊपर वाले सिद्धांतों पर आधारित बताया है। वह कहते हैं मन की व्याख्या पदार्थ विज्ञान के प्रचलित सिद्धांतों के सहारे नहीं हो सकती। विश्वविख्यात लेखक H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक इन द डेज ऑफ द कॉमेट में यह संभावना व्यक्त की है कि निकट भविष्य में मनुष्य का मन और दृष्टिकोण अधिकाधिक परिष्कृत होता चला जाएगा। तब मनुष्य में सहृदयता, सहयोग भावना तथा दूरदर्शिता बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप समाज का ढांचा और मानवीय आचार उपयोगी बन जाएगा, जिसे अब की अपेक्षा कायाकल्प जैसा कहा जा सके। तब कोई युद्ध का समर्थन ना करेगा और चिंतन की दिशा सहयोग पूर्वक शांति एवं प्रगति के लिए प्रयुक्त हो सकने वाले आधारों को ढूंढने के लिए प्रयुक्त होगी। शंकराचार्य कहते थे, स्व और पर का भेद भ्रांति है। हम सब भिन्न दिखते भर हैं, वस्तुतः सब एक ही सगन सूत्र में पिरोए हुए मनकों की तरह हैं। ईशा कहते थे, अपने पड़ोसी को प्यार करो ताकि तुम्हारा विकसित प्यार तुम्हें निहाल कर दे। बुद्ध ने कहा था, करुणा से बढ़कर मनुष्य के पास और कोई दिव्य संपदा नहीं। जो ममता और करुणा से भरा है वही दिव्य है। जीव चेतना का लक्ष्य और विकास क्रम का पूर्णत्व इसी स्तर पर विज्ञान को भी पहुंचा देगा जो ऋषियों और तत्वदर्शियों ने बताया था। यदि विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज है तो उसे आत्मा की वर्तमान स्वीकृति को परमात्मा स्तर प्राप्त करने तक भी पहुंचना होगा। इसके लिए कल ना सही परसों सही प्रतीक्षा की जा सकती है।